अ, आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज़ ब्लैक स्वान थ्योरी। ये अभी न्यूज़ में है, थोड़ा देखेंगे आखिर इस बारे में चर्चा क्यों हो रही है, और इससे रिलेटेड और भी जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर आगे जैसे जैसे होगा टॉपिक कवर होगा। अभी आरबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत के सेंट्रल बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें कुछ बातें कही हैं आरबीआई ने, उसी में से ये पॉइंट निकल के आया है ब्लैक स्वान थ्योरी। वो हम अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम रिपोर्ट देखेंगे क्या है, आरबीआई ने रिपोर्ट में क्या कहा है। तो देखिए, इसमें जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब ये बड़े नॉलेजेबल लोगों का समूह होता है उसमें, तो वो लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भाई क्या एनालिसिस कर रहे होंगे, किस तरह की इकॉनमी चल रही है इंडिया की और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी। तो उसमें कुछ चीज़ें बाहर जो निकल के आई हैं वो रिपोर्ट में कहा गया है। तो उसमें क्या आरबीआई ने क्या देखा है, क्या एनालाइज किया है। आरबीआई कह रही है कि पिछले एक महीने से, एक या पिछले कुछ महीने से करीब 30,000 करोड़ भारत की इकॉनमी से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो बाहर चला गया है। भारत की इकॉनमी में जो 30,000 करोड़ रुपए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो बाहर वापस चला गया है पिछले महीने में, पिछले कुछ महीने में इतना। और उसमें कुछ उसने आशंका अपनी व्यक्त की इसी आधार पे, इस तरह के और भी स्टडीज़ के आधार पे कि ऐसा। उसमें इसने क्या कहा रिपोर्ट में कि जैसे कि कुछ एक दो चीज़ें और समझ लीजिए, थोड़ा और आइडिया लगे आपको। इसने हमारे जो इकॉनमी है भारत की, उसमें करीब 288 बिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मतलब फॉरेन का जो भी इन्वेस्टमेंट है टोटल कितना है, 288 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 288 बिलियन डॉलर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसमें 110 बिलियन डॉलर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला है। तो ये हम देख लेते हैं ये क्या है, 110 जो बिलियन डॉलर, ये किस बारे में बात कर रहा है वो हम समझ लेते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेनली दो तरह से होता है। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आता है, इन्हीं सब में आता है। तो इसका मतलब बस जान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो फॉर अ टाइम बीइंग आता है, वो सिर्फ अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए डालते हैं लोग। जैसे कि शेयर, मतलब बेसिकली ये समझिए शेयर मार्केट में डालते हैं, जैसे पैसा बना या शेयर मार्केट के हिसाब से ये चलता है, ये वाला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही अनस्टेबिलिटी होती है, स्टेबल नहीं होता। इस तरह का अगर पैसा आपकी इकॉनमी में है तो किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो आपकी इकॉनमी के लिए अच्छा है, लेकिन ये वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है। इसकी संभावना रहती है महीना 2 महीना में भी जा सकता है, रह भी सकता है, मतलब मार्केट पे डिपेंड करता है ये वाला पोर्टफोलियो वाला जो भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये सब चीज़ें देखते हुए आरबीआई ने बोला जैसे एफपीआई जो शॉर्ट टर्म वाला है वो 110 बिलियन डॉलर है, और बाकी जो है जो एफडीआई है जो बाकी उससे 100 समथिंग वो भी है। तो लगभग आप देखेंगे कि आधा है क्या है जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास है। तो आरबीआई ने यही अंदेशा जताया कि उसी में ये टर्म यूज़ किया कि यहाँ पे देखिए, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ कैपिटल आउटफ्लोज अप टू 100 बिलियन डॉलर इन केस ऑफ अ लार्ज ग्लोबल रिस्क सिनेरियो और ब्लैक स्वान एक अकरेंस। मतलब ब्लैक स्वान केस में ऐसा हो सकता है। इस बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। मतलब कुछ इस तरह का ग्लोबल सिनेरियो हुआ तो उसमें जो है
क्या होगा, $100 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो बाहर चला जाएगा। $100 बिलियन क्यों? क्योंकि यही वाला है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक। तो ये चीज़ आरबीआई ने कहा। अब इस ग्राउंड पे कुछ और एक दो चीज़ें और भी डिस्कस उसमें जो है रिपोर्ट में, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं उस बारे में भी, कि देखिए अब ये क्यों बाहर जा रहा है, ये इन्वेस्टर्स क्यों पैसे बाहर निकाल रहे हैं। वो हुआ क्या है कि चाहे अभी इस समय हम जानते हैं कि पूरा एक ये जो दौर चल रहा है ये पूरा ग्लोबल क्राइसिस का ही दौर है। अभी देखिए रशिया अभी तो कोविड-19 से अभी दुनिया की इकॉनमी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, तब तक रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। अभी कल अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है, यहाँ पे इंडिया में ये बाढ़ की सिचुएशन शुरू हो गई अभी नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद जो है बाकी आप देखेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर रहा है, मतलब साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब क्या देखा जा रहा है, यूएसए में, यूरोप में या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो उसको अब कंट्रोल करने के लिए, इन महंगाई कंट्रोल करने के लिए वहाँ के फेडरल बैंक, जैसे यूएसए में जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ फेडरल बैंक है, उसने यूएसए ने एक स्टेप लिया कि बैंक रेट जो होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, उसको बढ़ा दिया। नॉर्मली किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक टेस्टेड जो तरीका है, एक मतलब जिसमें दिखे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वो यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, और जब पैसे का फ्लो कम होगा तो पैसे की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक टेस्टेड तरीका है, एक इस्टेब्लिश तरीका एक ये है। तो इसको बहुत सारे डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए, और यूएसए में तो ये शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लीजिए वहाँ से कोई पैसे ले करके इसमें इन्वेस्ट किया हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ गया है तो फिर वापस वो फिर पैसे निकालेगा यहाँ से और उसमें डाल देगा। तो ये वजह है कि संभावना ऐसी लग रही है कि अगर कुछ इस तरह का केस हुआ, ब्लैक स्वान अकरेंस टाइप का केस हुआ, मतलब अनहोनी कोई घटना हुई, तो उस केस में हमारा $100 बिलियन मतलब कितना हो गया, करीब 8 लाख करोड़। तो इतना पैसा क्या होगा, बाहर चला जाएगा हमारी इकॉनमी से। तो इस बारे में उसने बात किया है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है बाकी ग्लोबल या यूएसए में और बाकी दुनिया में भी, जो अचानक से हर जगह इन्फ्लेशन दिख रहा है या इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन दिख रही है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जो कुछ कारण है जिसमें से एक दो हम इम्पोर्टेंट कारण देख लेते हैं। पहली चीज़ तो एक जान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर से पूरा ग्लोबली सब जगह फ़र्क पड़ा है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तो जितने यूरोपियन वर्ल्ड हैं और यूनाइटेड स्टेट ने इन लोगों को खूब पैसा दिया है, और उसके बाद इतने इस पे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया में कि सारा जो सिस्टम चल रहा था मार्केट जिस तरह से, वो बिल्कुल जो है जिस तरीके से ट्यून ढंग से रिदमिक मार्केट चल रहा था वो सब डिस्टर्ब हो गया है। तो एक तो ये वजह है, ये वॉर। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है कि 2020 में यूएसए ने करीब $3 ट्रिलियन नोट छापे। अब आप समझिए कि आर्टिफिशियल करेंसी, मतलब साल भर में $3 ट्रिलियन अगर आप एक दो साल भर में छाप दें तो इसका मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल करेंसी इतनी तेज़ी से इकॉनमी तो आपकी बढ़ेगी नहीं, साल भर में $3 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि जब आप आर्टिफिशियल करेंसी मार्केट में इन्फ्लो करेंगे, और ये जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया, तो अगर ये $3 ट्रिलियन अगर आ जाएगा पूरी दुनिया में तो ऑब्वियसली सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। तो एक भी ये बहुत बड़ा कारण ये भी है जिसको उतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से अभी जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा दिख रहा है, वो इन कुछ कारणों में से ये दो महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे कि जो टॉपिक का नाम है ब्लैक स्वान, क्या होता है ब्लैक स्वान थ्योरी, अब वो हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए ब्लैक स्वान थ्योरी, ये ऐसे जानना हो तो बस ऐसा समझ लीजिए कि कोई बहुत ही रेयर घटना
अनएक्सपेक्टेड घटना अगर हो, बेसिकली वही होती है। तो उसके कुछ फीचर्स हैं जो 3, वो हम देख लेते हैं। इसको डेफिनेशन तो यही है कि अ ब्लैक स्वान इज़ अ रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट जिसका सोसाइटी पे एक डीप इम्पैक्ट हो, बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, हम जानते नहीं है कि कुछ इस तरह की घटना हुई और उसका सोसाइटी पे क्या है, बहुत ही डीप इम्पैक्ट हो, उस तरह की घटना को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है, तो जो आरबीआई ने जो लिखा है तो वो यही बोला है कि कोई इस तरह की घटना हुई ब्लैक स्वान इवेंट टाइप, तो हो सकता है कि $100 बिलियन या उससे भी ज़्यादा जा सकता है बाहर। ठीक है, तो वहीं से वो टर्म आने की वजह से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में था ये टर्म, और आगे भी आपको पता लगेगा क्यों ये ज़रूरी है ये टर्म को जानना। ठीक है, तो ये है मतलब बेसिक डेफिनेशन ये है। उसके 3 ट्रेट्स हैं, मतलब 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं इस ब्लैक स्वान। कोई अगर हैपनिंग है, कोई इवेंट है, कोई घटना इस तरह की है, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वो क्या हैं कि वो एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक, ये तो हमने इसमें देखा, एक्सट्रीमली रेयर है। दूसरा क्या है, इसका सीवियर इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, इसका सीवियर इम्पैक्ट हो, मतलब सोसाइटी को बहुत ही डीपली इम्पैक्ट करेगा। और तीसरा ये है कि जब घटना हो जाती है तो वो उसका रीज़न देखने पे वो लगता है कि हाँ ये प्रॉबेबल घटना थी, ऐसा मतलब जादू जैसा नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। होने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ कारण उसके बहुत लॉजिकल और जेन्युइन लगेंगे। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, मतलब 3 मुख्य इसके क्या हैं, फीचर हैं इस तरह की घटना के। अब एक छोटा सा मैं ग्राफ ले लिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या है। जैसे आप देखेंगे इसकी सीवियरिटी, मतलब इसका इम्पैक्ट और प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी में आप इन्वर्स रिलेशन है, मतलब जिसका इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होगा उस घटना के होने की संभावना उतनी कम होगी। देखिए ये ज़्यादा है तो ये क्या है, बिल्कुल कम है, मतलब उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, जितना ज़्यादा सीवियर होगा, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस तरह घटना के होने की कम होगी। ठीक, तो ये नॉर्मल सा ग्राफ है, समझने के लिए मैं डाल दिया था। दूसरा एक चीज़ और जान लीजिए यहीं पे कि ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव इवेंट के लिए ही नहीं है। हालांकि नॉर्मली हम इसको नेगेटिव इवेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है ब्लैक स्वान इवेंट मतलब कि हमेशा नेगेटिव ही हो। ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, लेकिन हम अब तक जब हम लोग जितना देखे हैं तो उसमें नेगेटिव को ही डिस्कस किया गया है, नेगेटिव इवेंट को ही। तो इसीलिए ऐसा लग सकता है कि ये नेगेटिव इवेंट के लिए ही ये टर्म यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इस बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं डिटेल, क्योंकि क्या है ये मेंस में आ जाएगा, ये क्वेश्चन सीधे मेंस में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आ जाएगा, एस्से में आ सकता है, वन लाइनर में प्री में तो आने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या है बिहाइंड द आखिर ये मेटाफर लिया गया है तो इसके पीछे का कुछ कारण होगा कि किस लिए ये मेटाफर यूज़ किया गया है। तो ब्लैक स्वान, ठीक है ना, ब्लैक स्वान इवेंट। तो आप ये तो एक इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो जान लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन वर्ल्ड जो भी आप कहिए, इन लोगों की दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज़ उनको वो लगता है कि बाकी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हम लोग हमेशा से बोलते थे टेररिज्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो वो लोग मानते नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे कि अरे ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है। लेकिन जब 2001 में हुआ तो उसके बाद जान गए नहीं, टेररिज्म इज़ मतलब एक रेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ हुआ क्या था इसमें कि एक जो है यूरोपियन थे, वो गए यूरोप में, क्या है वाइट कलर का ही हंस होता है स्वान, तो वो कभी ब्लैक कलर का हंस देखे नहीं थे। वो लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे विजिट पे, चाहे जो भी, बहुत पहले की बात है, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय वहाँ पे इनको एक ब्लैक कलर का ऑस्ट्रेलिया में हंस दिख गया, तो वो लोग को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो मतलब बहुत उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। इसी के आधार पर इस इवेंट को ही बोला जाने लगा ब्लैक स्वान इवेंट। इसी आधार पे, मतलब जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, तो उस आधार पे इसको क्या बोला गया, ब्लैक स्वान इवेंट।
तो ये है बेसिक फिलॉसफी इसके पीछे कि भाई क्यों, कहाँ से ये मेटाफर लिया गया। तो इसके पीछे का ये इंसिडेंट है जिसके बाद ये मेटाफर आया। क्या है? ब्लैक स्वान वाला, ब्लैक स्वान इवेंट। देखिए ना, ढेर सारे क्या हैं, वाइट हंस, बीच में एक, मतलब कम प्रोबेबिलिटी वाली चीज़, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हो सकता है इस बुक का नाम पूछ दे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। अब ये तो एक चीज़ हो गई ब्लैक स्वान इवेंट, लेकिन आज के दौर में कौन किस तरीके से टेक्निकल इसका यूज़ इस टर्म का कौन किया, कौन लेके आया, तो ये है ये इनका क्या नाम है, नासिम निकोलस तालेब, ये हैं भाई साहब। इन्होंने एक बुक लिखी 2001 में, द ब्लैक स्वान, अभी हैं ये, द ब्लैक स्वान। इन्होंने एक बुक लिखी, उसके बाद जो है ये वर्ड दोबारा रिडिस्कवर हो गया, ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होने लगा। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टॉप 12 सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से ये भी एक बुक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है द ब्लैक स्वान, किसने लिखा है, ये राइटर आने का एग्जाम्स में। तो ये है 12 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स में इसका नाम है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बुक लिखी है। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें कि इस तरह के इवेंट्स, मतलब कौन कौन से कैसे इवेंट्स के एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, कौन कौन से इवेंट्स को कहा जा सकता है ब्लैक स्वान इवेंट। तो ब्लैक स्वान इवेंट में जो 2008 में आपको याद होगा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इन्फ्लेशन 2008 में आया था ना फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा ग्लोबली, तो वो किस में आएगा, वो ब्लैक स्वान इंसिडेंट में ही आता है, ब्लैक स्वान इवेंट में ही आएगा, ठीक है। वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था 2008 में, ठीक है, जो रिसेशन आया था 2008 में, तो उसको इसी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ देगा, या आपको जानना भी चाहिए कि भाई एग्जांपल इसके मतलब क्या हुआ है, ब्लैक स्वान इवेंट मतलब। फिर 1993 में 1993 में जो रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया 15 कंट्रियों में बट गया, वो घटना भी किस में आती है, ब्लैक स्वान इवेंट में आएगी, ठीक है। और जो 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ ट्विन टावर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो भी किस में आएगा, ब्लैक स्वान इवेंट में। ये सारी घटनाएं ब्लैक स्वान इवेंट में आएगी। उसके बाद आपके मन में ये आ सकता है कि भाई कोविड-19 जैसी घटना किस में आनी चाहिए। तो कोविड-19 जैसी घटना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि ये भी ब्लैक स्वान इवेंट में ही आएगा, लेकिन जिन्होंने ये किताब लिखी है, जो मतलब इस टॉपिक के अथॉरिटी हैं, उनका ये कहना है कि नहीं ये जो है ब्लैक स्वान इवेंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, इस तरह का हैपनिंग एक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था, पहले भी बताया था, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि आगे इस तरह की पेंडेमिक आ सकती है। तो इस ग्राउंड पे तो इसमें मैं ये बता दिया कि ऐसे दो राय हैं इसमें। आम तौर पे लोग इसको ब्लैक स्वान घटना में ही कंसिडर करते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट में ही, लेकिन जो इस पे अथॉरिटी हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिन्होंने लिखा है, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, ये जो है इसमें ब्लैक स्वान इवेंट में नहीं आएगा। तो ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। बाकी देखते हैं कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है तो हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।